नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष परमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। जैसा कि आपने पहले भाग में सुना, हमने चर्चा की थी रतन टाटा के बचपन, उनकी शिक्षा, टाटा ग्रुप में उनकी शुरुआती भूमिका और टाटा नैनो जैसी क्रांतिकारी परियोजना पर। यह सारी जानकारी हमने रतन टाटा अ कंप्लीट बायोग्राफी से ली है, जिसे लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए रतन टाटा के सामाजिक योगदान, टाटा समूह के अधिग्रहण और उनके द्वारा किए गए परोपकारी कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका समाज और उद्योग दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आइए इस प्रेरक जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उनके जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण पहलू। और हाँ, अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखें ताकि पूरी कहानी आपके सामने स्पष्ट हो। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक योगदान और परोपकारी कार्य। रतन टाटा का जीवन सिर्फ एक सफल बिजनेस लीडर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनका दिल हमेशा से समाज की भलाई के लिए धड़कता रहा है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रतन टाटा का मानना था कि किसी भी कंपनी की असली सफलता केवल मुनाफे से नहीं, बल्कि समाज पर उसके प्रभाव से मापी जाती है। इसी सोच के तहत उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स और विभिन्न परोपकारी संगठनों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के लिए कई योजनाएं चलाईं। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा शैक्षिक संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में लगाया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा मेडिकल सेंटर और टाटा मेमोरियल अस्पताल जैसी संस्थाओं का निर्माण टाटा समूह की समाज के प्रति प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। वाटर प्रोजेक्ट्स और रूरल डेवलपमेंट में भी रतन टाटा का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई परियोजनाएं चलाईं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने समाज के कमजोर तबके की बेहतरी के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिनमें महिलाओं की शिक्षा, कृषक सहायता और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। उनकी सोच हमेशा यह रही है कि व्यापार का असली उद्देश्य समाज की सेवा करना है। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें अन्य उद्योगपतियों से अलग बनाता है। टाटा समूह के बड़े अधिग्रहण। रतन टाटा ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में टाटा समूह को एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने टाटा समूह को एक वैश्विक व्यापारिक साम्राज्य में बदल दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपने ग्राहकों और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना था। 1991 के बाद रतन टाटा ने कई बड़े अधिग्रहण किए, जिनमें सबसे प्रमुख थे टेटली, जगुआर और लैंड रोवर। टेटली चाय कंपनी का अधिग्रहण रतन टाटा की एक दूरदर्शी योजना थी, जिसने टाटा को वैश्विक चाय बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। यह अधिग्रहण उस समय भारतीय उद्योग में सबसे बड़ा था और टाटा समूह को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक हुआ। इसके बाद जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण हुआ, जो टाटा समूह के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा कदम था। इन दोनों ब्रांडों का अधिग्रहण न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी टाटा समूह के सामर्थ्य को दर्शाता है। हालांकि इन अधिग्रहणों के बाद शुरुआती वर्षों में कई चुनौतियां आईं, लेकिन रतन टाटा के दृढ़ निश्चय और व्यावसायिक कौशल ने इन कंपनियों को सफलतापूर्वक एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इन अधिग्रहणों ने साबित किया कि रतन टाटा एक दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि भारत भी वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना सकता है और अपने उत्पादों और सेवाओं से दुनिया को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण और सतत विकास की दिशा में प्रयास। रतन टाटा का योगदान न केवल व्यापारिक और सामाजिक क्षेत्रों में है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में भी उनकी सोच बहुत आगे रही है। उन्होंने हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा और संतुलित विकास को प्राथमिकता दी है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिनका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना था। टाटा समूह ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं,
जिनमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। रतन टाटा का मानना था कि उद्योग को चलाने के साथ साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल उद्योगपति बल्कि एक पर्यावरण संरक्षक के रूप में भी स्थापित किया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित नीतियां अपनाई जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके। नेतृत्व और सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता आज भी समूह में महसूस की जाती है। उनके सेवानिवृत्ति के बाद भी रतन टाटा विभिन्न सामाजिक और उद्योग संगठनों के साथ जुड़े रहे। वे टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं और समाज की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। रतन टाटा का जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने व्यवसाय और समाज में योगदान देना चाहते हैं। उनका यह सफर हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल व्यापार में मुनाफे से नहीं, बल्कि समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी से मापी जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद रतन टाटा ने अपने व्यक्तिगत जीवन को अधिक सादगी और शांति के साथ बिताया। वे हमेशा से अपने विनम्र स्वभाव और दयालुता के लिए जाने जाते हैं। उनका यह मानना है कि जो भी उन्होंने जीवन में सीखा है वह दूसरों की भलाई में ही है। तो दोस्तों, यह था रतन टाटा की प्रेरणादायक जीवन यात्रा का दूसरा भाग। हमने जाना उनके समाज के प्रति योगदान, बड़े अधिग्रहण, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के बारे में। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि व्यापार की सफलता सिर्फ मुनाफे से नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाने से मापी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, यह प्रेरणादायक यात्रा का दूसरा भाग था, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। रतन टाटा की कहानी के अगले हिस्से के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि तीसरा भाग भी जल्द इसी चैनल पर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ।